राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में शामिल है भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को थॉमस कप के फाइनल में 3-0 से हराकर खिताबी जीत हासिल कर किया बड़ा कारनामा। भारतीय महिला टीम उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड से हारी। ओडिशा ने जीती सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। प्रो हॉकी लीग में भारत की महिला और पुरुष टीम का दबदबा, तो भारतीय पुरुष टीम एशिया कप में खिताब बचाने उतरेगी। बात होगी विश्व कप महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की, ब्राजील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स की, भारत में नई पहचान बनाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, और चर्चा होगी आईपीएल में महिलाओं की नई भागीदारी की, और होगी दुनिया भर की खेल गतिविधियां भी। कार्यक्रम की शुरुआत बैडमिंटन के कोर्ट से, जहां भारतीय पुरुष टीम ने नया कारनामा करते हुए थॉमस कप में उस इंडोनेशिया को मात देकर खिताब जीता जो 14 बार की चैंपियन रह चुकी है। हालांकि भारतीय महिला टीम का अभियान उबेर कप में थाईलैंड के हाथों 3-0 से हारकर थम गया। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने पूरे टूर्नामेंट पर अपनी पैनी नजर रखी और तैयार की ये खास रिपोर्ट। बैंकॉक में खेले गए प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप का खिताब भारत ने पहली बार अपनी झोली में डाल लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर नया इतिहास लिख डाला। 43 वर्षों बाद टीम जहां सेमीफाइनल में पहुंचकर नई तारीख लिखने की उम्मीद जगाई, वहीं 73 साल से खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहली बार दाखिल होकर भारतीय खिलाड़ियों ने उम्मीदों को पंख लगा दिए। फाइनल में टीम पूरे जोश के साथ उतरी और लक्ष्य सेन ने पहले मैच को जीतकर खिताब की तरफ जो कदम बढ़ाया, उसे बाकी खिलाड़ियों किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अंजाम तक पहुंचा दिया। खिताबी मैच में हालांकि इंडोनेशियाई खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में भारत को जीत हासिल हुई। लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 4 खिलाड़ी एंथोनी सिनिसुका को 8-21, 21-17, 21-16 से हराकर शानदार शुरुआत की। डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मोहम्मद एहसान और केविन संजय सुकामुल्जो को 18-21, 23-21, 21-19 से शिकस्त देकर जीत के कदमों को और मजबूत किया। 48 मिनट तक चले तीसरे मैच में श्रीकांत ने जोनाथन को 21-15, 23-21 से हराकर भारत को पहली बार चैंपियन बना दिया। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने साल 2016 की चैंपियन डेनमार्क को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह पक्की की। भारत की जीत में किदाम्बी श्रीकांत, एस प्रणय ने जहां एकल, वहीं युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अहम किरदार निभाया। उन्होंने अपने अपने विपक्षी खिलाड़ियों पर जीत हासिल की। इससे पूर्व भारत क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मलेशिया को 3-2 से शिकस्त देकर 43 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही। टीम इससे पहले साल 1979 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। इससे पूर्व भारत ने ग्रुप मैच में जर्मनी को 5-0 से शिकस्त देकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। अगले ही मैच में भारत ने कनाडा पर 5-0 से जीत दर्ज कर लगातार दूसरे दिन सफलता हासिल करते ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि आखिरी ग्रुप मैच में चीनी ताइपे के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं उबेर कप की बात करें तो उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरियाई महिला बैडमिंटन टीम ने जीत लिया। 15 बार की चैंपियन टीम चीन को 3-2 से हराते हुए कोरिया ने दूसरी बार इस टाइटल को अपने नाम किया। जापान और थाईलैंड की टीमों को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं भारत की बात करें तो भारत को ग्रुप डी में दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ रखा गया था। भारत ने उबेर कप में शानदार शुरुआत की, लेकिन 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल राउंड में थाईलैंड के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में भारत को कोरिया के खिलाफ 0-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि उस हार से टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि टीम पहले ही अमेरिका और कनाडा को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी थी।
थॉमस एंड उबेर कप में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतुपर्णा पंडा से बात की। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है क्योंकि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम के लिए इंडियन मेंस टीम थॉमस कप जीती है। 14 टाइम्स चैंपियन इंडोनेशिया को फाइनल्स में हरा के जीता है, टीम ने जीता है, तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। भारत के सारे मैच देखोगे, जिस तरह से सफर था, क्या आप शुरू में लग रहा था भारत चैंपियन बनकर लौटेगा? सफर ऐसे पहले से तो पता नहीं चल रहा था, बट इन्होंने वो प्रूव करके दिखाया, तो और भी आगे अभी ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बहुत प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं और इन्होंने काफी अच्छे तरीके से खेल का प्रदर्शन किया था और बहुत अच्छे खेले थे पूरा टीम। फाइनल मैच के बारे में बात करूंगा। एक तरीके से एक तरफा अंदाज में भारत ने जीता, 3-0 से लगातार एक पर एक जीत दर्ज करते रहे। हालांकि पहला मुकाबला लक्ष्य का कठिन था, लेकिन शानदार वापसी की जीत दर्ज की, उसके बाद लगातार टीम जीतती रही। यस, वो तो काफी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं पूरा टीम और बहुत अच्छा खेल रहे। इंडिया के लिए हर एक विन इम्पोर्टेंट था और इन्होंने 3-0 इंडोनेशिया को हराया, वो भी बहुत अच्छा अचीवमेंट है टीम के लिए। तो काफी अच्छा था, फाइनल्स तो बहुत अच्छा था और हिस्ट्री एक तरह हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। इससे भारत के बैडमिंटन पे कितना फायदा होगा, भारत के बैडमिंटन को, या आने वाले जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनका कितना इससे उत्साह बढ़ेगा? बहुत ज्यादा हौसला बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स अभी खेलने लगे, तो वो लोग भी इंस्पायर होंगे। नॉर्मली ये देख के इवन मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे जाके मैं भी वुमेन डबल्स में, मिक्स डबल्स में इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेलूं और मैं भी इंटरनेशनल लेवल में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, और ये पॉसिबल भी है। इतना भरोसा आ रहा है सबको, तो ऑब्वियसली आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बैडमिंटन के कोर्ट से निकलकर चलते हैं हॉकी के मैदान में, जहां ओडिशा ने सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया, तो अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया कप में युवा खिलाड़ियों के दम पर खिताब बचाने का दावा पेश करेगी। पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी अजय तोमर। भोपाल में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और ओडिशा की टीम चैंपियन बनकर उभरी। ओडिशा ने फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराया। विजेता टीम के लिए पूनम बारला ने 34वें और अशीम कंचन बारला ने 59वें मिनट में गोल किए। वहीं झारखंड ने हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। उधर प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पिछले दोनों मुकाबलों में जर्मनी को मात दी। भारत ने पिछला मैच 3-0 से और दूसरा मैच 3-1 से जीता। अब भारत का अगला मुकाबला बेल्जियम से है, जिसके खिलाफ 2 मैच 11 और 12 जून को होंगे। फिलहाल भारतीय पुरुष टीम 8 टीमों के बीच अंक तालिका में पहले स्थान पर है। उसने 12 में से 8 मैच जीते हैं और उसके 27 अंक हैं, जबकि 24 अंकों के साथ अर्जेंटीना दूसरे और जर्मनी 20 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। प्रो हॉकी लीग में ही भारतीय महिला टीम 9 टीमों के बीच अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। उसने 8 में से 4 मैच जीते हैं और उसके 22 अंक हैं। अर्जेंटीना की महिला टीम 27 अंकों के साथ पहले और नीदरलैंड्स 19 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय महिला टीम को भी अपने अगले 2 मुकाबले बेल्जियम से खेलने हैं। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगली परीक्षा अब एशिया कप में होगी, जिसका आयोजन 23 मई से 1 जून तक इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में होगा। भारत एशिया कप में अपने खिताब के बचाव के लिए खेलेगा। टीम में मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर पी श्रीजेश जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि कम से कम 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें सीनियर टीम में पहली बार खेलने का अवसर मिलेगा। एशिया कप में 8 टीमें खेलेंगी, जिन्हें 2 पूलों में बांटा गया है। भारत पूल ए में शामिल है और उसमें जापान, मलेशिया और सिंगापुर भी शामिल है। पूल बी में दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है। हॉकी की ताजा गतिविधियों पर हमने बातचीत की जाने माने हॉकी खिलाड़ी गुरनीत सिंह से। वुमेन हॉकी ओलंपिक्स के बाद तो बहुत ही इम्प्रूव किया है और खासकर खुशी होती है जब हरियाणा के साथ साथ उड़ीसा और बाकी भी स्टेट्स ऊपर आ रही। इसके अलावा सर, जिस तरह से प्रो हॉकी लीग में भारतीय टीमें मैन भी वुमेन भी दोनों टीमें शानदार खेल रही हैं। प्रो लीग बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी टीम के लिए और या वर्ल्ड के लिए, सब वर्ल्ड हॉकी के लिए मैं बोलूंगा। और सबसे अच्छी बात है जो हमारे यंगस्टर आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं।
जो हमारी हॉकी इसीलिए इतना हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो यंगस्टर आ रहे हैं नीचे से, जो हमारे यंगस्टर जूनियर्स प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पे, और उसी का नतीजा है भी हम आज यहाँ खड़े हैं। एशिया कप के लिए टीम बनी है, उसमें 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और खासकर उन लड़कों के लिए 10 लड़के जो नए आए हैं, जो इसमें अभी जिन्होंने अभी शायद फर्स्ट टाइम इंडिया का कलर वो पहनेंगे, और उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप देखोगे कि हमारे जो यंग प्लेयर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे टूर्नामेंट में, क्योंकि हमारी जो जूनियर हॉकी है इस टाइम वर्ल्ड में फर्स्ट 3 में हमेशा है। हॉकी के मैदान से निकलकर चलते हैं महिला विश्व कप मुक्केबाजी के रिंग में। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन 52 किलोग्राम इस्तांबुल में चल रही विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। हैदराबाद के मुक्केबाज ने एक तरफा सेमीफाइनल में ब्राजील की कैरोलिन डी एल्मेडा को 5-0 से पराजित किया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। उन्होंने सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज की। मनीषा मौन 57 किलोग्राम और परवीन हुड्डा 63 किलोग्राम को सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। मनीषा को टोक्यो ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता इटली की इरमा टेस्टा के हाथों 0-5 से और परवीन को आयरलैंड की एमी ब्रॉडहस्ट से 1-4 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। निखत अगर स्वर्ण जीती तो वह MC मैरीकॉम के विशेष क्लब में शामिल हो जाएंगी। अभी तक 4 भारतीय मुक्केबाज मैरी, सरिता देवी, जेनी आरेल और लेखा सी ने यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों के प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी अजय तोमर ने बात की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कोच शिव सिंह से। फाइनल मुकाबले अभी होने बाकी हैं, सर क्या उम्मीदें हैं उनसे? जो निखत जरीन है ये अपने में एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, और बचपन से ये खेलती आई है। यूथ में भी इसका मेडल है, सब जूनियर में भी इसका इंटरनेशनल मेडल है। ये जो निखत जरीन का बाउट है वो पावर और हार्ड पंचिंग के लिए जाना जाता है। ये इसके लिए बड़ी परफेक्ट खिलाड़ी है। इसके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं इतने मेडल का रंग बदलने के। पिछले कुछ सालों में भारत के युवा खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। इसका श्रेय खेलो इंडिया यूथ गेम्स को भी जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें शुरुआती स्तर पर ही मूलभूत सुविधाएं भी मिल जाती है। मोहम्मद शाहिद आजमी बता रहे हैं खिलाड़ियों का अनुभव और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अहमियत और इसके आगामी आयोजन की तैयारी का लेखा जोखा। खेलो इंडिया गेम्स में युवा खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। ऊर्जा से भरे भविष्य का सपना लिए इन खिलाड़ियों ने इन खेलों के तीनों संस्करण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर नई उम्मीद जगाई है। देश के कोने कोने से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के चेहरे की चमक और खेलों के प्रति गंभीरता से साफ नजर आता है कि ये युवा खेलों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाएंगे। साल 2022 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा को मिली है। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और धाकड़ मिट्टी का खून धाकड़ ही होता है। जिंदगी से ज्यादा जिंदगी तो खेलने सिखाई है, मुसीबतें हराओ बात पहले पे आई है। आया है दौर फिर कुश्ती कबड्डी का, हॉकी की लट्ठी का बैट भी बिछाई है। छोरिया भी छोरों से क्या कम है। इन खेलों में इस बार देश भर के 8,500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा। ये खेल 4 से 13 जून तक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगे। हरियाणा ने इन खेलों के पिछले तीनों सत्र में शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा जहां साल 2018 के पहले सत्र में टॉप पर था, वहीं साल 2019 और साल 2020 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा को खेल और खिलाड़ियों की मिट्टी कहा जाता है। इस प्रदेश की धरती ने देश को कई शानदार एथलीट दिए, जिनमें पहलवान योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, पूजा ढांडा, विनेश फोगाट के अलावा पैरा एथलीट दीपा मलिक, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज अमित पंघाल, निशानेबाज संजीव राजपूत, मनु भाकर, अनिश भानवाला, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल, ममता खरप, पूजा रानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। इन खेलों के पहले संस्करण का आयोजन साल 2018 में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 से 8 फरवरी तक किया गया। खेलना चाहते हैं हम
हरियाणा अपने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का चैंपियन बना। हरियाणा ने 38 स्वर्ण, 26 रजत और 38 कांस्य पदक समेत 102 पदक जीते। महाराष्ट्र के नाम 36 स्वर्ण, 32 रजत और 43 कांस्य सहित कुल 111 पदक रहे। इन दोनों के अलावा कोई राज्य पदकों का शतक नहीं लगा पाया। दिल्ली ने 25 स्वर्ण, 29 रजत और 40 कांस्य के साथ कुल 94 पदक अपने नाम किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया, जिसमें मेजबान महाराष्ट्र ने 85 स्वर्ण, 62 रजत और 81 कांस्य सहित कुल 228 पदक जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि हरियाणा ने 62 स्वर्ण, 56 रजत और 60 कांस्य सहित 178 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं दिल्ली 48 स्वर्ण, 37 रजत और 51 कांस्य समेत 136 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। अब बात करते हैं तीसरे खेलो इंडिया गेम्स की, जिसका समापन वर्ष 2020 में 22 जनवरी को हुआ। खेलो इंडिया, जी भर के खेलो, खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। इन खेलों में महाराष्ट्र ने फिर से बाजी मारी। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 78 स्वर्ण सहित 256 पदकों पर कब्जा जमाया, जबकि हरियाणा 68 स्वर्ण, 60 रजत और 72 कांस्य पदक समेत कुल 200 पदक के साथ दूसरे, जबकि दिल्ली 39 स्वर्ण, 36 रजत और 47 कांस्य सहित 122 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। श्रोताओं, हरियाणा को चौथे सत्र की मेजबानी मिलने पर हमने हरियाणा के खिलाड़ियों संजीव राजपूत, मनु भाकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से बात की और जानने की कोशिश की इन खेलों के आयोजन से देश के युवा एथलीट और खासकर मेजबान हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए कितना मुफीद है। आइए सबसे पहले सुनते हैं ISSF विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज संजीव राजपूत को। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा में इस बार 4th खेलो इंडिया के जो गेम्स हैं वो होने वाले हैं। और पहले जैसे कि आपने बताया दिल्ली में हुए, फिर पुणे में, फिर आसाम में हुए और अभी हरियाणा में होने जा रहे हैं पंचकुला में। इससे मैं ही नहीं, पूरे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें बहुत उत्साह है और बहुत ही उम्मीदें हैं। और आपने ये भी पूछा था कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या महत्व है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया से ऐसे कई टैलेंटेड एथलीट्स उभर के आए हैं, नाम बहुत ऊंचा किया है देश का और वर्ल्ड रैंकिंग में है। मैं शूटिंग से बिलोंग करता हूँ, शूटिंग स्पोर्ट्स से, तो मैं शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहूंगा। जैसे हमारे इधर मनु भाकर है, अनीश है, तो ये सब खेलो इंडिया के उधर से ही उभर के आए हैं। इसी क्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर सनसनी मचाने वाले धाकड़ पहलवान रवि कुमार दहिया को। देखो, बहुत अच्छी पहल है और काफी खिलाड़ी से निकलेंगे, क्योंकि ना अभी आपने देखा होगा तो ग्रास रूट पे काफी अच्छा कार्य कर रही है सरकार। वो गांव से निकाल के और खेलो इंडिया में स्टार्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सब खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो शुभकामनाएं। रवि, इन खेलों का आयोजन इस बार हरियाणा में हो रहा है, तो इससे हरियाणा के खिलाड़ियों को कितना फायदा होगा, कितना बेनिफिट उनको मिलेगा? देखो, बिल्कुल बहुत फायदा होगा, क्योंकि ग्रास रूट पे अगर वे निकलेंगे और दूसरे खिलाड़ी को खेलते हुए देखेंगे तो काफी आगे बढ़ने की उनका भी मन में होगा कि देखो आज ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते। क्योंकि ये तो होता नहीं कि कोई चैंपियन होता है तो वो अलग अलग 2 की जगह उसको 3 हाथ होते हैं या ऐसा कुछ होता, तो वो भी देखेंगे यार ये खिलाड़ी कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, तो उनको देख के काफी सीखेंगे और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, उसके बाद देश का नाम रोशन करेंगे और जो खिलाड़ी आएंगे वे भी जो टूर्नामेंट होगा उनसे काफी अनुभव लेके जाएंगे। खेलो इंडिया की उपज हरियाणा की कामयाब निशानेबाज 9 बार की विश्व चैंपियन मनु भाकर हरियाणा को मिली खेलो इंडिया की मेजबानी से बेहद उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चांस मिला है हरियाणा में और मुझे आई थिंक मैं भी जा पाऊंगी, मैं भी देखने या फिर पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकती हूँ बट देखने आई गो। एंड हरियाणा में हो रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और अपनापन सा भी लग रहा है कि हमारे हरियाणा में हो रहा है और हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे देखने। आपको खेलो इंडिया की उपज कहा जाता है, आपने खेलो इंडिया में भाग लिया, पदक जीता है, अपने कुछ अनुभव यहाँ पर शेयर करें। मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक उस टाइम पे मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वही था खेलने के लिए और खेलो इंडिया ने काफी मौके दिए मुझे और काफी आगे भी लेके गया खेलो इंडिया मुझे। तो मेरा बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हमेशा खेलो इंडिया का नाम से ही। तो मुझे लगता है कि लोगों को या बच्चों को बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए खेलो इंडिया बहुत ही उत्तम स्टेज है
मेरी बेस्ट विशेस हैं जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आई होप कि बहुत अच्छा खेलें सभी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। उसके बाद मुझे लॉन्च पैड भी कहा जाता है कि मेरे लिए खेलो इंडिया एक लॉन्च पैड था। ओस्लो विश्व चैंपियनशिप में कांस्य और एशियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान सरिता मोर बता रही हैं इन खेलों से युवा खिलाड़ियों को कितनी ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, यूथ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उनको कंपटीशन इतने मिल रहे हैं बार बार। अभी जैसे फेडरेशन कप कराया था, नेशनल चैंपियनशिप होती है, जूनियर की भी, खेलो इंडिया की भी, तो उनको पता लगता कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनको मौका मिलता अपने अपोनेंट के साथ कुश्ती लड़ने का। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य ममता खरब का कहना है कि हरियाणा स्पोर्ट्स का हब है। जी, बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा जैसे प्रदेश को खेलो इंडिया का आयोजन करने का मौका मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से इसको निभा पाएंगे और हमारे स्टेट से जितने भी यंगस्टर हैं जो बच्चे खेलना चाहते हैं वो उन मैचेस को देख के प्रभावित होंगे और भी नया टैलेंट हमें मिलेगा। कहीं न कहीं पीछे आप खेलो इंडिया से जुड़ी भी रही हैं, क्या कहेंगी खेलो इंडिया के महत्व के बारे में? जी देखिए, ये खेलो इंडिया शुरू करके और मतलब बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है क्योंकि ग्रास रूट पे अक्सर बहुत कम गेम्स होते थे, तो ये बच्चों के लिए जो स्कूल से उठ के आ रहे हैं उनके लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट होना और उसमें जीत हासिल करना उसको कहीं ना कहीं उनका मोटिवेट करता है उनको और उनका हौसला बढ़ाता है। और हमें इतने सारे लार्ज लेवल पे प्लेयर्स मिलते हैं और हमें उन्हें अच्छे से अच्छा निखार के उनको सेलेक्ट करके इंडिया को बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। वहीं इंचवान एशियाई खेलों की पदक विजेता टीम की सदस्य रही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी पूनम रानी ने अपने ख्यालात का कुछ यूं इजहार किया। देखिए, जो यंग सिस्टर्स हैं हरियाणा में स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा है, तो सर सबको मौका नहीं मिल पाता है, बट जो एक खेलो इंडिया ये ऐसा है कि जूनियर लेवल से बच्चों को मतलब मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, तो काफी मुझे खुशी भी है और अच्छा भी लगेगा कि जो यंगस्टर्स हैं ऊपर उभर के आएंगे और उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं ब्राजील में हुए डेफलिम्पिक्स में, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने रचा नया इतिहास। किसने किए कौन से पदक अपने नाम, बता रहे हैं अजय तोमर। डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन ब्राजील के दक्षिणी शहर कैक्सियस दो सोल में किया गया। कोविड के कारण डेफलिम्पिक्स का आयोजन विलंब से हुआ। भारत ने इस बार अपना 65 सदस्यीय दल भेजा जिसने 11 खेलों में भाग लिया। साल 1965 से भारतीय खिलाड़ी डेफलिम्पिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार का दल अब तक का सबसे बड़ा दल था। डेफलिम्पिक्स की शुरुआत साल 1924 में फ्रांस के शहर पेरिस से हुई थी। भारतीय दल ने इस बार 16 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक है। यह भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने यादगार स्वर्णिम प्रदर्शन किया। श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल में 247.5 अंकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी जीता। भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हमने बातचीत की चेयरमैन श्री मोहिंदर सिंह से। ये बड़ी एक अनोखी उपलब्धि है जी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बाकी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल डेफ पे जो प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ी यहाँ पे हार्ड वर्क किया। 1 महीने के लिए ट्रेनिंग की, ट्रायल्स की सारी। यहाँ पर कोचेज जो बाहर से डिफरेंट जगह से आए और जिसमें डेफ कोचेज भी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की उनके साथ और उनको कांस्टेंट प्रैक्टिस करवाई और उसका रिजल्ट ये आया कि हमारे को सब डिसिप्लिन में वो गोल्ड भी मिले और सिल्वर भी मिले, ब्रॉन्ज भी। और अब बात आईपीएल में महिलाओं की भागीदारी की, जिसे महिला T20 चैलेंज का नाम दिया गया है। दुनिया भर के एक से बढ़कर एक देसी विदेशी खिलाड़ियों से सजे बीसीसीआई के अपने सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट आईपीएल में अब महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी। महिलाओं के मुकाबलों को महिला T20 चैलेंज का नाम दिया गया है। इसमें 3 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें सुपरनोवा की कप्तानी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। उनके अलावा टीम में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग, वेस्ट इंडीज की डिएंडर डॉटिन और दक्षिण अफ्रीका की सुनील लुइस और इंग्लैंड की सोफी एक्सेलस्टोन के रूप में विदेशी खिलाड़ी भी हैं। आयुषी सोनी, हरलीन दियोल, मानसी जोशी, मेघना सिंह, मुस्कान मलिक, प्रिया पूनिया और तानिया भाटिया भी टीम को मजबूती देंगी। ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना होंगी।
इसमें वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और बांग्लादेश की सलमा खातून और शर्मीन अख्तर भी शामिल हैं। तीसरी टीम वेलोसिटी की कप्तानी दीप्ति शर्मा करेंगी। टीम में दक्षिण अफ्रीका की अयाबोंगा खाका, लोरा वोल्वरडर्ट और इंग्लैंड की कैट क्रॉस भी शामिल है। इन मुकाबलों का फाइनल 28 मई को खेला जाएगा। आईपीएल में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर जाने माने क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत उनका डिमांड था, खास करके वुमेन प्लेयर्स का जो करंटली इंडिया के लिए खेल रहे हैं, कि उनके लिए भी कुछ आईपीएल जैसा टूर्नामेंट होना चाहिए। तो ये टैलेंट टूर्नामेंट एक कदम है उस तरफ। शायद अगले साल जो है वो वुमेन्स आईपीएल भी होगा। महिलाओं के लिए खुलते दरवाजे आईपीएल के। वहीं आईपीएल का ये सीजन अब तेजी से अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो दो नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ यानी सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गुजरात के 13 मैचों में 10 जीत के बाद 20 और लखनऊ के 14 मैचों में 9 जीत के बाद 18 अंक हैं। राजस्थान 16 अंकों के साथ तीसरे, दिल्ली 14 अंकों के साथ 5वें और बेंगलोर 14 अंकों और कमजोर रन रेट के कारण छठे स्थान पर है। ऐसे में राजस्थान, दिल्ली और बेंगलोर के बीच तीसरे और चौथे स्थान के लिए कड़ी टक्कर होगी, लेकिन अंतिम फैसला अंकों और रन रेट के आधार पर ही होगा। वैसे इस बार आईपीएल में राजस्थान के जॉस बटलर ने 627, लखनऊ के केएल राहुल ने 537 और लखनऊ के ही क्विंटन डिकॉक ने 502 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी में राजस्थान के युजवेंद्र चहल ने 24, बेंगलोर के हसरंगा ने 23 और पंजाब के कैगिसो रबाडा ने 22 विकेट लेकर अपना दमखम दिखाया। आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ को लेकर अयाज मेमन कहते हैं, मेरे ख्याल से देखें 2 वजह से ये दौड़ दिलचस्प होगी। एक तो ये है कि दोनों ही नई टीम जो आई है इस टूर्नामेंट में, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, दोनों ही बहुत अच्छा कर रही है और ये किसी को इतनी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतना सफल रहेगी, लेकिन ये दोनों टीमें हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चौथी प्लेस के लिए या दूसरी जो 2 प्लेसेस है उसके लिए 4-5 टीम के अंदर बड़ी कश्मकश चल रही है। क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनली प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, ये देखना होगा। ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें तो बड़ा एक्साइटिंग टूर्नामेंट रहा है। 200 से ज्यादा टोटल्स बने हैं, चेस किए गए हैं, नए नए अच्छे टैलेंट निकले हैं, जैसे उमरान मलिक 150+ किलोमीटर आवर पे बॉलिंग कर रहे हैं। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए जो खेलते हैं, यंग बैट्समैन, बहुत ही जबरदस्त टैलेंट। साथ साथ फेलियर्स भी आए हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, दिग्गज खिलाड़ी, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बिल्कुल नहीं चल पाए हैं। अब देखना है कि कौन जीतता है अल्टीमेटली इस टाइटल। और चलते चलते दुनिया भर की खेल गतिविधियां सुधीर राजौरिया के साथ। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने 9 दौर में 7 अंक हासिल कर 8वां फिशर मेमोरियल शतरंज खिताब जीत लिया। भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने यूनान में आयोजित जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत और रितिका ने कांस्य पदक जीता। इनके अलावा हर्षदा शरद गरुड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत 28 जुलाई से 10 अगस्त तक 24वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन चेन्नई में होगा। इसमें 150 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मौजूदा समय में देश के सबसे बेहतरीन धावक अविनाश साबले ने पिछले दिनों 5000 मीटर बाधा दौड़ में बहादुर प्रसाद के 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुई साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13 मिनट 25.65 सेकंड का समय दर्ज किया। इससे पहले बहादुर प्रसाद ने साल 1992 में बर्मिंघम में 13 मिनट 29.70 सेकंड का समय निकाला था। भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 2020 मैचों की घरेलू सीरीज खेलेगी। ये सीरीज अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 विश्व कप की तैयारी के लिए होगी। भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप के दूसरे चरण में 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 14 पदक जीते और पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। भारतीय कुश्ती संघ ने राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए महिला टीम का ऐलान किया। टीम में रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक की वापसी हुई है। टीम में विनेश फोगाट, अंशु, दिव्या काकरान और पूजा शामिल हैं।
राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के इस अंक में आज बस इतना ही। मैं आदेश कुमार गुप्त कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद और वीके तोमर के साथ साथ अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी और अजय तोमर के साथ लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।